हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हम बात करने वाले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों का, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, इससे पहले जो है हमारा क्लास था 9 बजे, जिसमें हमने टॉप 100 जीके जीएस का प्रैक्टिस किया था। तो अगर आपने 9 बजे वाली क्लास को नहीं देखा तो उसका लिंक जो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, हमारा जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हैं। तो वो जो मॉक टेस्ट है वो होता है सुबह के 11 बजे। तो अगर आपने पिछला मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अब हम जो प्रैक्टिस के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो आप सभी को गुड आफ्टरनून। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम जो है वो किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संयोजन पे। किस पे? नाभिकीय संयोजन पे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम। इससे पहले हमने देखा था हाइड्रोजन बम, अब है परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो परमाणु बम जो है वो किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पे। तो नाभिकीय विखंडन पे। तो दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि रडार का आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों, रडार के आविष्कारक जो है वो कौन है? तो रडार का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट टेलर ने। तो अल्बर्ट टेलर ने रडार का आविष्कार किया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि रडार के आविष्कारक कौन है? अल्बर्ट टेलर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रिनो। यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पॉली ने। किसने? पॉली ने। तो न्यूट्रिनो की खोज की थी पॉली ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो क्लास का टाइमिंग है वो है सुबह 7 बजे, 9 बजे, दोपहर के 12 बजे और उसके बाद 3:30 बजे जो है हमारा मैथ का क्लास होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास होता है हमारा शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे। तो ये जो है हमारे क्लास का टाइम टेबल है। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे जो क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर। क्वेश्चन ये है कि आवर्त के नियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, आवर्त के नियम की खोज जो है वो किसने किया था? तो दोस्तों, किसने किया था आवर्त के नियम की खोज? तो मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने। तो मेंडलीफ ने आवर्त के नियम की खोज की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। अब आपको बताना कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है वो किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो किसके निर्देशन में बनाया गया था? एनरिको फर्मी के निर्देशन में। एनरिको फर्मी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया? तो एनरिको फर्मी के निर्देशक में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। क्वेश्चन क्या है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो आप सभी को पता हो कि प्रथम हाइड्रोजन बम जो है वो 1952 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1952 में। तो प्रथम हाइड्रोजन बम जो है वो 1952 में बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम हाइड्रोजन बम जो है 1952 में बनाया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। क्वेश्चन क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है वो किस प्रकार का कण है। तो दोस्तों, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो धन आवेशयुक्त कण है। कौन सा? धन आवेशयुक्त। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। प्रोटॉन जो है वो किस प्रकार का कण है? तो धन आवेशयुक्त कण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार का कण है। तो आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार का कण है। तो आपको जल्दी से कमेंट करना और इसका आंसर बताना है कि 9 का आंसर क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वह किस प्रकार का कण है? तो ऋण आवेशयुक्त कण है। कौन सा है? ऋण आवेशयुक्त, यानी निगेटिव है। निगेटिव चार्ज है। क्या है? निगेटिव चार्ज। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रॉन जो है किस प्रकार का कण है? तो ऋण आवेशयुक्त कण है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यूट्रॉन जो है वो किस प्रकार का कण है। तो न्यूट्रॉन जो है वो किस प्रकार का कण है? तो आवेशीन। कौन सा है? आवेशीन। न्यूट्रॉन जो है क्या है? आवेशीन है। न्यूट्रॉन क्या है? आवेशीन है। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है? तो ऋण आवेशयुक्त है। क्या है? ऋण आवेशयुक्त, यानी निगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या है? आवेशीन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है।
क्वेश्चन ये है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि परमाणु बम का आविष्कार जो है वो किसने किया था। अगर आपने कल शाम 6 बजे वाली क्लास अटेंड किया होगा तो इसका आंसर जो है आपको भली भांति पता होगा कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम के आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। किसने? ऑटो हॉर्न ने। तो ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये जो है इसका सही ऑप्शन होगा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। देखिए इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रथम हाइड्रोजन बम, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रथम परमाणु बम। तो आपको बताना कि प्रथम परमाणु बम जो है वो कब बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? 1945 में। कब बनाया गया था? 1945 में। तो प्रथम परमाणु बम जो है वो कब बनाया गया था? 1945 में। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम के टॉप ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम परमाणु बम जो है 1945 में बनाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो इसका आंसर जो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी। तो जल्दी से बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने किया था। तो किसने किया था? जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन। अब आप बताइए कि प्रोटॉन की खोज जो है वो किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज जो है वो किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन ने। तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने किया था। जबकि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन ने। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और उसके बाद क्या है? न्यूट्रॉन। 15वां नंबर क्वेश्चन है न्यूट्रॉन। अब आपको बताना कि न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और ये आप ही के लेवल का क्वेश्चन है कि पोलियो की टीका की खोज किसने किया था। तो पोलियो का जो टीका है उसका खोज किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो की टीका का खोज जो है किसने किया था? जॉन ई साल्क ने। किसने? जॉन ई साल्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। पोलियो की टीके का खोज जो है जॉन ई साल्क ने किया था। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। क्वेश्चन है कि डायनामाइट। तो दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक जो है वो कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन क्या है? पोजिट्रॉन। तो दोस्तों पोजिट्रॉन की खोज जो है वो किसने किया था? एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने। तो पोजिट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी? एंडरसन ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। तो दोस्तों आज का सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे थोड़ा भी आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये सेशन जो है आपको एग्जाम में कुल 2 से 3 नंबर इजीली दिला सकता है। 2 से 3 नंबर जो आपके एग्जाम में इजीली ये दिला सकता है, तो इसे थोड़ा भी आप स्किप मत कीजिएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। तो जैसे कि आप लोगों ने कल शाम में 6 बजे क्लास किया था तो उसमें देखा था कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता जो है अधिक होती है। तो किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरण की। किसकी? गामा किरण की। तो इसकी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो गामा किरण की वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो आप सभी को पता है कि टेलीफोन का आविष्कार जो है वो निम्नलिखित में से किसने किया था? बिल्कुल सही। किसने किया था टेलीफोन का आविष्कार? तो दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। किसने? ग्राहम बेल ने। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का है, तो आपको जो इसका आंसर पता ही होगा कि सोलर सिस्टम का खोज जो है वो किसने किया था। तो किसने किया था? कॉपरनिकस ने। किसने? कॉपरनिकस ने। तो सोलर सिस्टम का खोज जो है वो किसने किया था? कॉपरनिकस ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये। हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने प्लैनेट हैं?
तो 8 कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। और सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है क्या है। तो दोस्तों ट्रिगर क्या है? एक न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है एक न्यूट्रॉन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर क्या है? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? कौन सा सिद्धांत? तो क्वांटम सिद्धांत। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि क्वांटम सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। तो क्वांटम सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो मैक्स प्लैंक ने। किसने? मैक्स प्लैंक ने। तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का सेशन जो है इसे थोड़ा भी आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सेशन आपको एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर इजीली दिला सकता है। तो आज के इस सेशन को बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेडियोधर्मिता के आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों किसने किया था रेडियोधर्मिता का आविष्कार? तो हेनरी बेकुरल ने। किसने? हेनरी बेकुरल। तो हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के टॉप ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार जो है वो किसने किया था। तो हेनरी बेकुरल ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी है और क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। आपको पता ही होगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या है और यह जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर के इफेक्ट पे। किस पे? डॉपलर प्रभाव पे। किस पे? डॉपलर प्रभाव पे। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो डॉपलर इफेक्ट के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बिग बैंग थ्योरी जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पे। इसका सही ऑप्शन होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूक्ष्म तत्व है, यानी सबसे छोटा तत्व है। तो कौन सा है? तो हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इन चारों में से सबसे सूक्ष्म तत्व है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। देखिए कल ही सामने अपने लोगों ने देखा था कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से। किसके नाम से? अप्सरा के नाम से। तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था उसका नाम क्या था? अप्सरा। क्या नाम था? अप्सरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों आज सुबह 9 बजे जो क्लास थी उसमें भी ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड था कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा के नाम से। तो अगर आपने कल शाम के 6 बजे वाली और सुबह के 9 बजे वाली क्लास नहीं देखा है तो उसे जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्लास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इन दोनों में हम लोगों ने 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन आवेश का निर्धारण किसने किया था। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जो है वो किसने किया था। तो जल्दी से आपको कमेंट करना और बताना कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जो है वो किसने किया था। तो दोस्तों किसने किया था? मिलीकान ने। किसने? मिलीकान ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो है किसने किया था निर्धारण? तो मिलीकान ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है। दोस्तों परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है। तो सबसे हल्का कण कौन सा परमाणु में उपस्थित? तो इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन ये है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो लकड़ी की आयु जो है ज्ञात करने में कौन सा सहायक है। तो दोस्तों कौन सहायक है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में? तो कार्बन। क्या है? कार्बन 14। कौन सा? कार्बन 14। तो कार्बन 14 क्या है? तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है। कौन सा? तो कार्बन 14। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि प्रोटीजन किसका प्रतिकण है। क्वेश्चन है प्रोटीजन। क्या है? प्रोटीजन। अब आपको बताना है कि प्रोटीजन, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, तो इसे हम थोड़ा जूम करते हैं। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रोजीटॉन किसका प्रतिकण है। क्या है? प्रोजीटॉन। अब आपको बताना है कि प्रोजीटॉन जो है वो किसका एंटी पार्टिकल है, यानी प्रतिकण है। तो किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। किसका है? इलेक्ट्रॉन का। किसका प्रतिकण है? प्रोजीटॉन, इलेक्ट्रॉन का।
तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है और इसे जो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा कि प्रोजीट्रॉन किसका प्रतीकन है। तो प्रोजीट्रॉन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का। किसका है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है। दोस्तों पृथ्वी का आयु का आंकलन जो है किससे किया जाता है? तो पृथ्वी के आयु का आंकलन जो है किस विधि से होता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। किससे? यूरेनियम डेटिंग विधि से। ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन था और सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था कि पृथ्वी की आयु का आंकलन जो है किसके द्वारा होता है? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और इसका अगर आंसर आपको पता होगा तो इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे डेली क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों हमारा जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट के क्वेश्चनों को अटैम्प्ट नहीं किया है तो उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मॉक टेस्ट प्लेलिस्ट के नाम से। तो उस पर क्लिक करके आप जो है हमारे मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। और अभी तक हम लोगों ने कितने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं? तो 3। कितने? 3। और दोस्तों तीनों में जो है हम लोगों ने 50-50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया था। तो आपको जो लास्ट में ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर जो है वो सही सही दे पाते हैं टॉप 50 क्वेश्चनों में से। तो ये आपको क्या करना है? कमेंट करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 33 नंबर क्या है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि गामा किरण की खोज किसने की थी? क्वेश्चन क्या है? गामा किरण। तो दोस्तों गामा किरण की खोज जो है वो किसने किया था? तो पॉल बिलार्ड ने। किसने? पॉल बिलार्ड ने। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का सेशन जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इस सेशन से हमको जो है 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें देखिए साइंस से जुड़े हर एक तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको जो है ये सेशन जो 5 से 10 नंबर इजीली दिला सकता है। 5 से 10 नंबर जो इजीली दिला सकता है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों गामा किरण की खोज किसने की थी? पॉल बिलार्ड ने। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन ये है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन क्या है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से। किसके द्वारा? रेडियो कार्बन डेटिंग से। और पृथ्वी की आयु की गणना किससे होता है? तो यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की गणना किससे होती है? यूरेनियम डेटिंग से। किससे? यूरेनियम डेटिंग से। जबकि जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है। तो आप सभी को इसका आंसर जो पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। पोलोनियम की खोज किसने की? दोस्तों पोलोनियम की खोज जो है वो निम्नलिखित में से किसने किया था? तो पोलोनियम का खोज जो है वो किसने किया था? मैरी क्यूरी ने। किसने? मैरी क्यूरी ने। तो यहाँ पे होगा मैडम क्यूरी, राइट? क्या होगा? मैडम क्यूरी ने। तो पोलोनियम की खोज जो है वो किसने किया था? मैरी क्यूरी ने, यानी मैडम क्यूरी ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? क्वेश्चन क्या है? अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो दोस्तों किसे प्राप्त है? जल्दी से बताइए किसे प्राप्त है? तो रैमजे को। किसका? रैमजे को। तो अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रैमजे को। रैमजे कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? साइंटिस्ट थे। तो अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो रैमजे को। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी वाला क्वेश्चन है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों डायनामाइट बनाने में जो है किस गैस का प्रयोग होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। किसका? नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको क्लास में याद कर लेना पड़ेगा कि इसका सही से आंसर जो है क्या सब होगा। देखिए क्वेश्चन है 38 नंबर कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन बम। अब आप बताइए कि हाइड्रोजन बम जो है वो किसने विकसित किया था? तो सैमुअल कोहेन ने। किसने? सैमुअल कोहेन ने। तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी चर्चा किया था कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो सैमुअल कोहेन ने। किसने? सैमुअल कोहेन ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आज आ रहा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है 39 नंबर। परमाणु बम का विकास किसने किया था? आप लोगों का आंसर सही है कि परमाणु बम का विकास जो है किसने किया था? दोस्तों किसने किया था? तो ओपेनहीमर ने। किसने? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दो इस सेशन से अभी तक हम लोगों ने 39 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ से देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने 39 क्वेश्चनों में से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है।
कितने क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज का सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा भी आप स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा भी इसे आपको स्किप नहीं करना है। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन 2019 का है। आपको पता होगा कि 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो 2019 के प्रैक्टिस सेट को आप उल्टा के देख सकते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो वो कैसा होता है, जल्दी से बताइए कैसा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक तथा सीधा होता है। कैसा होता है, काल्पनिक तथा सीधा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो दोस्तों गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना होता है। तो कितना होता है, जल्दी से बताइए कितना होता है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कितना होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखे थे क्वेश्चन में कि आर इक्वल कितना होता है, f/2। आर क्या है, रेडियस है किसकी, तो फोकस दूरी की। एफ क्या है, फोकस दूरी। एफ क्या है, फोकस दूरी। आर जो है क्या है, रेडियन है, यानी त्रिज्या किसकी, गोलीय दर्पण की। सॉरी, आर जो क्या है, गोलीय दर्पण की त्रिज्या है। एफ क्या है, फोकस दूरी है। फॉर्मूला के लिए बट्टा 2 करते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी बट्टा त्रिज्या कितना होता है, तो आधा होता है। कितना होता है, आधा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका सही आंसर होगा। ए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल f/2। आर इक्वल f/2 इसका जो है फॉर्मूला होता है किसका, तो गोलीय दर्पण की त्रिज्या का, जिसमें f क्या होता है, फोकस दूरी होता है, और बट्टे में 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। अब आपको बताना है कि हजामत बनाने के लिए जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अब जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम होंगे उसका लेवल क्या रहेगा, 10वीं। लेवल क्या रहेगा, 10th लेवल रहेगा। क्या लेवल रहेगा, 10th का लेवल रहेगा। तो ये क्वेश्चन सारे जितने किससे रिलेटेड है, तो 10th के क्वेश्चन से रिलेटेड है, यानी 10th और 9th से रिलेटेड ये सब सारे क्वेश्चन जो है, इसलिए आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस सेशन को आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 43 नंबर। देखिए क्वेश्चन देखते ही आप लोग आंसर दे देते हैं कि द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो बताइए द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व जो है किससे मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व, तो हाइड्रोमीटर से। किससे, हाइड्रोमीटर से। किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन ये है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता, अब आप कैसे पता करिएगा कि दूध की शुद्धता जो है कितना है, यानी दूध में कितना पानी है और कितना उसका शुद्ध दूध है। तो किस यंत्र से मापा जाता है दूध की शुद्धता, तो दोस्तों लैक्टोमीटर से। किससे, लैक्टोमीटर से। बहुत ही सही आंसर था आप लोगों का, किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप जो है इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने रहता है। क्वेश्चन क्या है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने रहता है कौन सा दर्पण। तो आप सभी को पता है कि मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण। कौन सा रहता है, उत्तल दर्पण। ये तो आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण। दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, और ये जो क्वेश्चन है वो किस क्लास का है, 10th का है। और आपका सिलेबस का जो यानी आपकी एग्जाम का जो लेवल है CSBC का, वो क्या है, 10th ही लेवल है, यानी उसका लेवल क्या है, 10th। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य होता है। अब बताइए फोटोग्राफिक कैमरा जो होता है उसमें कौन सा लेंस या दर्पण होता है। बताइए कौन सा लेंस या दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा, उत्तल लेंस। तो फोटोग्राफिक कैमरे में जो है कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। अब बताइए पानी में जो हवा का बुलबुला रहता है वो किस तरह से कार्य करता है। तो किस तरह से कार्य करता है, तो अवतल लेंस की तरह। किसकी तरह, अवतल लेंस की तरह। तो जिस तरह अवतल लेंस में परछाई दिखाई देता है, उसी तरह पानी में जो हवा का बुलबुला आता है सेम उसी तरह उसमें भी परछाई दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, और इसका आंसर जो आप सभी को पता होगा कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, क्योंकि हम लोगों ने चौथे क्लास में इसका चर्चा किया था कि वायुमंडल की आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है। तो दोस्तों किससे मापी जाती है? बहुत सही, किससे? हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। देखिए यहाँ पे सबसे इजी ट्रिक है कि आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से। यहाँ पे एच से ह्यूमिडिटी और एच से हाइग्रोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन, एक बच्चा भी जानता होगा कि भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। बच्चे वाली क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जो है पता होगा कि भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। कौन सा हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। तो भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता जो है किससे मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? डेसिबल से। किससे? डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल से मापी जाती है, यानी ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डेसिबल। किसका? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। और ये जो है लेडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था, बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल का एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया था कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जल्दी से बताइए कैसा होता है? तो वास्तविक एवं कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। बहुत सही जवाब रहा आप लोगों का, इसका आंसर होगा बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, कि जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। अब आपको क्या बताना है कि प्रतिबिंब की संख्या यानी परछाई की संख्या। देखिए जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, यानी दोनों साइड से समतल दर्पण है और बीच में कोई वस्तु रखा जाता है, तो प्रतिबिंब का संख्या जो है कितना बनेगा। दोस्तों कितना बनेगा? जल्दी से बताइए कितना बनेगा? अनंत बनेगा। बिल्कुल सही जवाब। कौन सा बनेगा? अनंत बनेगा। अब मान लीजिए दो दर्पण है, राइट। ये दोनों तरफ क्या है? कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। बीच में अगर हम रख देते हैं कोई वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब इसमें दिखेगा और इस दर्पण का प्रतिबिंब भी इसमें दिखा, इसका भी इसमें, इसका भी इसमें। तो इसमें क्या होगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। किसमें कितना बनेगा? अनंत प्रतिबिंब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए 53 नंबर, कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो दोस्तों किस यंत्र का प्रयोग होता है हृदय की गति सुनने के लिए? बिल्कुल सही। किसका? तो स्टेथोस्कोप का। तो डॉक्टर साहब जो गले में लटकाए रहता है हेडफोन जैसा, उसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। तो हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? स्टेथोस्कोप का। किसका? स्टेथोस्कोप। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 54 नंबर, दोस्तों वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। आपको पता है कि वायुमंडलीय दाब की माप जो है किस यंत्र से की जाती है। अगर आपको इसका आंसर पता होगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, और आंसर पता होने के साथ साथ इस सेशन को आपको लाइक भी करना है कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। किससे की जाती है? जल्दी से बताइए किससे की जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो वायुमंडलीय दाब जो है किससे मापी जाती है दोस्तों? बिल्कुल सही, बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। अब आपको बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है। तो कहाँ पे रखा जाता है? तो लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। कहाँ पे रखा जाता है? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। तो लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है? तो निकिल का। किसका? निकिल का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 57 नंबर, क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है? लौह चूर्ण का। किसका? लौह चूर्ण का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो लौह चूर्ण की विधि में। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। और देखिए क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है
तो वस्तु कैसी होती है? तो जल्दी बताइए वस्तु कैसी होगी। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक तथा सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, तो वस्तु होती है कहाँ पे? तो बताइए दोस्तों, वस्तु जो है कहाँ पर होती है? तो फोकस और ध्रुव के बीच होती है। तो फोकस और ध्रुव के बीच जब कोई वस्तु रखी जाती है अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वो इसके पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग तो 59 नंबर को देखते ही आप 60 नंबर का आंसर दे देते हैं। तो बताइए कि 59 का आंसर क्या होगा? रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 59 है, लेकिन आप लोग 60 का भी आंसर दे रहे हैं कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो दोस्तों रक्त का दाब जो है किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्मो मैनोमीटर से। किससे? स्फिग्मो मैनोमीटर से। और उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। अब बताइए ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है वो किससे बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है वो बना होता है नर्म लोहा से। किससे? नर्म लोहा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। और 59 का आंसर हो जाएगा बी। रक्त दाब जो है किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर से। और ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नर्म लोहा से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ट्रांसफार्मर जो है किस पे आधारित है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर। किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नियम पर आधारित है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा क्योंकि आप सभी के घर में जो है बिजली है, राइट। तो बिजली कहाँ से आता है? ट्रांसफार्मर से आता है, राइट। अब आप बताइए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। किसके लिए? एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसी वोल्टेज में उपचयन और अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किस मापन में किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किस मापन में किया जाता है। और ये क्वेश्चन किस क्लास का है? तो 12th का है। 12th का किस चैप्टर का? तो फिजिक्स का। किसका है? फिजिक्स का है कि हीट स्टोन ब्रिज व्यवहार किस मापने में किया जाता है। और ये कंडक्टर के टॉपिक का है कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है। दोस्तों किसके मापने में हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला होता है P/Q = R/S। P/Q = R/S, राइट। तो हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है प्रतिरोध के मापने में। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हेड्रोफोन। क्या कहलाता है? हेड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है हेड्रोफोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा और इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो जल्दी से बताइए लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन किससे होता है? तो दोस्तों लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है किसमें? किसमें होता है? तो विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। किससे? लाउड स्पीकर में जो विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन है कि किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब आपको इजीली समझा दे रहे हैं कि ये क्या है? मैकेनिकल। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन परिवर्तन करता है? कौन करता है? जल्दी से बताइए कौन करता है? तो डायनेमो। कौन करता है? डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। जबकि मोटर क्या करता है? तो मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? डायनेमो। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इससे पहले हमने देखा था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हमारा क्वेश्चन आ गया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो कौन करता है? जल्दी से बताइए कौन करता है? विद्युत मोटर। कौन करता है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी जो है हमारा सही ऑप्शन होगा।
दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों, किसके द्वारा होता है, जल्दी से बताइए किसके द्वारा होता है, तो बैटरी द्वारा। किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा। बैटरी में क्या होता है, केमिकल रहता है। बैटरी में क्या रहता है, केमिकल रहता है, जो क्या देता है हमें, इलेक्ट्रिसिटी देता है। क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो कौन देता है, बैटरी। बैटरी क्या देता है, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है, तो बैटरी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन है 12th के लेवल का, कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों रेक्टिफायर का प्रयोग जो है वो किस में किया जाता है, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं कि रेक्टिफायर का प्रयोग जो है वो किस में किया जाता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए जो है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। और ये किससे बना होता है, तो डायोड से। किससे बना होता है, तो डायोड से बना होता है। रेक्टिफायर जो है किससे बना होता है, डायोड से। और रेक्टिफायर का काम क्या है, तो एसी को डीसी में बदलना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। क्या होगा इसका सही ऑप्शन, डी। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, आपके लेवल से बहुत ऊपर का क्वेश्चन है ये, कि रेक्टिफायर का प्रयोग किस में होता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कुछ देर पहले, कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब आप बताइए ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में। किसमें, केवल एसी में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये जो इसका सही आंसर होगा, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, कि टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा कौन सी है। अब बताइए कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी है। तो कौन सी ऊर्जा टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है, तो विद्युत ऊर्जा। कौन सी, विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी है, तो विद्युत ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है ये, कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा जो है निहित होती है। तो किस तरह की ऊर्जा निहित होती है शुष्क सेल में, तो दोस्तों कौन सी ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा। कौन सी, रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, कि कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। तो आप तो क्वेश्चन देखते ही समझ गए होइएगा इसका आंसर क्या होगा। और ये लेवल है 12th का, 12th के फिजिक्स के ट्रांसफार्मर टॉपिक का, कि कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। तो कौन बदलता है, ट्रांसफार्मर। कौन बदलता है, ट्रांसफार्मर। दोस्तों इसका आंसर तो आपको हम लोगों ने पहले ही दे दिया था हमने, कि कौन सा उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है और निम्न एसी को उच्च एसी में बदलता है, तो ट्रांसफार्मर। इसका सही आंसर होगा डी। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिससे कि आपको इस टॉपिक से कम नहीं कुछ तो ईजिली दिखाया जाए, तो 5 से 8 क्वेश्चन ईजिली आ सकते हैं। कितने, 5 से 8 क्वेश्चन। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अपना जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो गया है, जो कि होता है 1 दिन के बाद। यानी अगर आज हुआ तो नेक्स्ट कब होगा, परसों। कब होगा, परसों। यानी 1 दिन के गैप पर हमारा मॉक टेस्ट होता है कितने बजे, 11 बजे। कितने बजे, 11 बजे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं। दोस्तों अब जो है मिलेंगे कब, तो 3:30 बजे। कब, 3:30 बजे मैथ के क्लास के साथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साधारण ब्याज। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, साधारण ब्याज। तो मिलते हैं अब 3:30 बजे के क्लास में। उसके बाद हमारा क्लास कब होगा, 6 बजे। और अगर आपने 9 बजे की क्लास नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे कब मिलेंगे अब, तो 3:30 के क्लास में।